आज बात करेंगे कि साइद लतीफ़ कौन था और उसने भारत पे किस प्रकार से हमले किए थे। पठानकोट जैसे एयरबेस पर हमला किया था और किस प्रकार से उसकी रिहाई की भी मांग उठी थी। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन आज जानेंगे क्योंकि साइद लतीफ़ और उसके एक सहयोगी को पाकिस्तान की एक मस्जिद में अनजान शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी है और इसका आरोप पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत के ऊपर लगाया जा रहा है और भारत कह रहा है कि भैया बात करो तो सबूत के साथ बात करो। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी, क्या है पूरी स्टोरी। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी यूट्यूब चैनल। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के सियालकोट की एक मस्जिद में अज्ञात हमलावरों के द्वारा जैश ए मोहम्मद के कमांडर साइद लतीफ़ और हासिम को मार गिराया गया। साइद लतीफ़ की मौत को जैश ए मोहम्मद के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है और ये पठानकोट एयरबेस के गुनाहगारों में शामिल साइद लतीफ़ को साल 2010 में भारत सरकार ने उसकी सज़ा पूरी होने और पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की बहाली के प्रयास के लिए वापस भेजा गया था कि शायद पाकिस्तान से भारत के संबंध अच्छे हो जाए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के पीठ में खंजर घोंपता है और वही कारनामा इसके द्वारा 2016 में पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी 2016 को हमला करके पीठ में खंजर घोंपने वाली प्रथा को उसने आगे बढ़ाया। 2 जनवरी 2016 को हमला करने वाले जैश के आत्मघाती आतंकियों के दस्ते का ये हैंडलर साहिद लतीफ़ ही था। उसके साथ इस हमले का सूत्रधार कासिफ जान भी था। वह हमलावर आतंकियों के साथ लगातार संपर्क में था। पाकिस्तान ने भी बाद में माना था कि जिस साहिद लतीफ़ को पठानकोट एयरबेस हमले में लिप्त बताया जा रहा है वह पाकिस्तान का ही नागरिक है। साहिद लतीफ़ मूलतः मोरी अमीनाबाद गुजरांवाला पाकिस्तान का रहने वाला था और जैश ए मोहम्मद में लगभग इसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पोजीशन रखने वाला माना जाता है। वह जैश ए मोहम्मद के सियालकोट विंग का संचालक भी था। वह सियालकोट से भारत में भेजे जाने वाले जैश के आतंकियों के दस्तों की कमान संभालता था और पंजाब और जम्मू कश्मीर में जैश के आत्मघाती दस्तों के हमलों के लिए आतंकियों को चुनने के अलावा पाकिस्तान के पंजाब में जैश के नए आतंकवादियों की एक पौधशाला भी तैयार करने का काम करता है। 1999 में जब हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने IC-814 विमान को हाईजैक कर कंधार पहुंचाया था तो मौलाना मसूद अजहर के साथ उसकी रिहाई की मांग की गई थी। क्योंकि आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब मौलाना मसूद अजहर भारत की जेलों में बंद था तो लोग बताते हैं कि उसके साथ साहिद लतीफ़ भी कई दिनों तक, कई समय तक, लंबे समय तक उसके साथ उसके संपर्क में था, जिससे उसकी भी रिहाई की मांग की जा रही थी। लेकिन भारत सरकार जब उसकी मांग ठुकराते हैं तो उसकी मांग छोड़ भी दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा और मौलाना मसूद अजहर के साथ मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम, अहमद उमर सैयद शेख की रिहाई पर जोर दिया गया और इन्हीं तीनों को भारत सरकार ने रिहा भी किया था। साहिद लतीफ़ को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक विशेष अभियान के दौरान 1994 में पकड़ा था और उसके बाद उसे जम्मू की कोट भलवाल जेल में रखा गया था। वर्ष 2002 में उसे उत्तर प्रदेश की वाराणसी जेल में स्थानांतरित भी किया गया था और अक्टूबर 2003 में उसे जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने आतंकी व अन्य गतिविधियों में संलिप्तता का दोषी पाते हुए 16 वर्षों की सजा के साथ 40,000 रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई थी। बात करते हैं कि वो भारत से छूटा कैसे, क्योंकि भाई 2010 में उसे छोड़ा गया था। तो 2010 में भारत में सरकार किसकी थी, इसकी अगर हम बात करें तो 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे के नेतृत्व में कांग्रेस UPA सरकार ने पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए भारत की जेलों में बंद 25 पाकिस्तानी कैदियों को, जिनकी सज़ा की अवधि पूरी हो चुकी थी, रिहा किया था। इनमें साहिद लतीफ़ भी शामिल था। यह सभी कैदी 28 मई 2010 को बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिए गए थे और पाकिस्तान ने भी बदले में भारत के 25 कैदियों को रिहा किया गया था। यानी कि भारत के 25 कैदी भारत वापस आए थे और पाकिस्तान के जो 25 कैदी भारत में बंद थे वो पाकिस्तान को सौंपे गए थे। जम्मू पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अगर सियालकोट में मारा गया साहिद लतीफ़ वही है जिसे हम पठानकोट हमले का गुनाहगार मानते हैं तो यह जैश ए मोहम्मद के लिए बहुत बड़ा झटका है। वह पकड़े जाने से पहले लगभग 2 वर्ष तक कश्मीर में सक्रिय रहा। उस समय वह हरकतुल मुजाहिदीन का आतंकी भी था।
हरकतुल मुजाहिदीन उस समय कश्मीर में अक्सर जमायतुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ मिलकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। मौलाना मसूद अजहर ने वर्ष 2002 में जब जैश ए मोहम्मद का गठन किया था तो हरकतुल मुजाहिदीन के कई पुराने कमांडर जैश ए मोहम्मद का हिस्सा बन गए थे। भारत ने वापस पाकिस्तान लौटने के बाद वह जैश ए मोहम्मद के सियालकोट विंग की कमान संभाल रहा था। तो इस प्रकार से उसका अंत हो जाता है। भारत के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भारत ने ही ऐसा करवाया होगा, क्योंकि आपको पता है कि लगातार दुनिया में कई देशों में आतंकवादियों को मारा जा रहा है और उसी कड़ी में इसको भी जोड़ा जा रहा है। आपको पता है कि लगातार कई लोगों को मारा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि शाहिद लतीफ़ ही नहीं, अनजान कातिलों के हाथों विदेशी ज़मीन पर मारे गए और कौन से आतंकवादी हैं और गैंगस्टर हैं जिनमें खालिस्तान समर्थक भी हैं। आपको पता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भारत के दुश्मन अनजान कातिलों के निशाने पर हैं और एक बाद फिर आतंकी मारे जा रहे हैं और इन हत्याओं ने वहाँ जमे आतंकवादियों की नींद उड़ा रखी है कि कब किसका नंबर आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारत के दुश्मनों का सफाया कौन कर रहा है। भारत का मोस्ट वांटेड शाहिद लतीफ़ पाकिस्तान में मारा गया, साथ ही साथ और भी कई सारे लोग मारे गए हैं। 6 मई 2023 की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये खालिस्तानी आतंकी लंबे वक्त से पाकिस्तान में छिपा था। परमजीत पाकिस्तान के लाहौर में ही रहकर काम कर रहा था। वह पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहा था। बात करते हैं 20 फरवरी 2023 की। उस दिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर रहे बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को रावलपिंडी में गोलियों से भून दिया गया था। बात करते हैं 22 फरवरी 2023 की। देखिए लगातार कैसे डेट बढ़ रहे हैं। आतंक की किताब कहे जाने वाला एजाज अहमद अहंगर 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में मारा गया था। अनजान हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। वो भारत में इस्लामिक स्टेट IS को फिर से शुरू करना चाह रहा था। एजाज आतंकी संगठन अल कायदा के संपर्क भी रहता था। अब बात करते हैं 26 फरवरी 2023 के। पाकिस्तान के अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अल बद्र एक कट्टरवादी संगठन है जो कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग कराता था। सैयद खालिद रजा की कराची में उसके घर के बाहर ही अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शूटर ने रजा के सिर पर गोली मारी थी। वह कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय था। अब बात करते हैं 4 मार्च 2023 की। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की सूचियों में शामिल सैयद नूर सालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से भून कर मार डाला। सालोबार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों की फौज को ट्रेनिंग देने का भी काम करता था। और इस तरह से इसी साल 2023 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज की हत्या कर दी गई थी। एक अनजान हत्यारे ने उसके जिस्म को 4 गोलियों से छलनी कर दिया था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक सीरीज के तहत उनकी हत्या की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे आतंकी और गैंगस्टर हैं जो साल 2022-23 में भारत के बाहर यानी पाकिस्तान, कनाडा, अन्य जगहों पर मारे गए। एक नज़र डालते हैं उनके भी ऊपर उनकी लिस्ट पर। पहले नंबर पर हम बात करते हैं शाहिद लतीफ़, जैश ए मोहम्मद का कमांडर था जो अभी 10 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान में इसकी हत्या की गई। बात करते हैं दूसरे नंबर पर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की। इसे POK में सितंबर में इसकी हत्या हुई थी। हरदीप निज्जर, कनाडा में इसकी हत्या हुई थी और इसी की हत्या को लेकर कनाडा के PM भारत से बहुत ही ज़्यादा खफा थे और उन सीधा आरोप लगा रहे थे अपनी संसद में कि भारत ने हरदीप निज्जर की हत्या की है। और हरदीप निज्जर कौन था? आपको बता दें कि हरदीप निज्जर एक आतंकवादी था और खालिस्तान समर्थक था और भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहता था और इसकी भी हत्या एक अनजान शख्स के द्वारा कर दी गई थी। और अब तक ये नहीं पता चला कि वो अनजान शख्स है कौन जो लगातार भारत के दुश्मनों को मार रहा है। और इसीलिए दुनिया के जिन देशों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत की रॉ एजेंसी NIA के द्वारा ये घटनाएं घट रही हैं। लेकिन भारत सीधा सीधा सबूत मांग रहा है कि भाई सबूत दो अगर ऐसी बातें हैं तो।
बात करते हैं चौथे नंबर पे बशीर अहमद पीर की। इसे 2023 में रावलपिंडी में हत्या किया गया, जो हिजबुल का कमांडर था। पाँचवें नंबर पर सैयद खालिद राजा अल बदर का कमांडर, कराची में इसकी हत्या 2023 में ही कर दी गई थी। मिस्त्री जहूर इब्राहिम जैश का आतंकी था, कंधार प्लेन हाईजैक में भी शामिल था और इसकी भी कराची में हत्या कर दी गई थी। बात करते हैं परमजीत सिंह पंजवार, लाहौर में इसकी हत्या की गई थी, खालिस्तानी आतंकी था। लाल मोहम्मद जो ISI एजेंट था, दाऊद इब्राहिम का करीबी था, काठमांडू में 2022 में इसकी हत्या कर दी गई थी। काठमांडू यानी कि नेपाल में इसकी हत्या की गई थी। बात करते हैं हाफिज सईद पर पाकिस्तान में हमला हुआ था 2021 में और उस हमले में ये बाल बच गया था। ये वही हाफिज सईद है जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है और हमेशा परमाणु बम जैसी धमकियां देते रहता है, परमाणु मिसाइल हमले की। बात करते हैं मसूद अजहर पर 2019 में पाकिस्तान में हमला हुआ था और इसमें भी ये बाल बच गया था। ये पेशावर मदरसे में हमला हुआ था। 11वें नंबर पे बात करेंगे जो हाफिज सईद था, उसके बेटे तलहा सईद पर पाकिस्तान में हमला हुआ था और ये भी बच गया था। अब ये सवाल बनता है कि क्या ये मामले अलग अलग घटनाएं हैं या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं जिन पर दुनिया के लोग भारत पर आरोप कर रहे हैं कि भारत अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। खैर, अगर हम बात करेंगे, भारत तो इसकी पुष्टि नहीं करता है। भारत कभी नहीं कहा कि हम ही मार रहे हैं या हमारी एजेंसियां मार रही हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए सुगत बातें होंगी कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्पष्ट तौर पर काम कर रही है। ये भारत के इंटेलिजेंस को एक थपथपी होगी, एक शाबाशी होगी। अगर मेरी बात इंटेलिजेंस के किसी व्यक्ति के द्वारा सुनी जा रही है तो आपको हम एक बार बोलते हैं जय हिंद। तो चलिए, सवाल ये बन रहा है कि ये घटनाएं घट कैसे रही हैं और इसका पैटर्न क्या है। हाल ही की सुर्खियों की अगर बात करें जो न्यूज़ में आई है तो उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इसी तरह की ट्रेंड का पता चलता है। अलबद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैसे मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई और ये दोनों ही इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 184 के अपहरणकर्ताओं में से एक थे और खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार उर्फ मलिक सरदार सिंह का भी लाहौर में ऐसा ही हश्र हुआ था, यानी कि एक ही पैटर्न पर इनको मारा जा रहा है। बात करते हैं 20 सितंबर 2023 की सुबह 9:30 हैजल्टन ड्राइव रोड, विनिपेग, कनाडा की ये घटना है जो भारत और कनाडा के बीच काफ़ी गहरी खाई खोज दिया है। इस घटना की अगर हम बात करें क्या पूरी कहानी थी, तो देवेंद्र बंगबीहा गैंग से जुड़े खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके कार्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में दुबका हुआ था, लेकिन इसी बीच हमलावरों ने उसके घर पर धावा बोला और देखते ही देखते सुक्खा दुनको के जिस्म में 9 गोलियां उतार दी और इसी के साथ भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक और गैंगस्टर आतंकवादी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया था, क्लोज हो गया था। दुकने एक और खालिस्तानी गैंगस्टर अर्श डाला का राइट हैंड माना जाता था। वही अर्श डाला जिसने महज 2 रोज पहले पंजाब के मोगा में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली का कनाडा से बैठे बैठे कत्ल करवा दिया था। लेकिन इससे पहले ही कि डाला बल्ली की मौत का जश्न मना पाता, उसके दुश्मनों ने उसके खासम खास और राइट हैंड माने जाने वाले गैंगस्टर दुखने को मारकर अपना हिसाब किताब चुकता कर दिया था। बात करते हैं कनाडा के PM ने जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बयान जारी किया था, उसे कनाडा में गोली से भून दिया गया था। घटना देश के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शहर में गुरुद्वारे की पार्किंग में हुई थी। पुलिस ने हत्या की पुष्टि की, साथ ही बताया कि 45 साल के निज्जर को 2 अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। उसे भारत सरकार की वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया था। निज्जर पंजाब राज्य के जालंधर के भार सिंहपुरा गांव से था। भारत की तरफ से कहा गया था कि वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का सदस्य था। वो इस संगठन के संचालन और प्रशिक्षण और नेटवर्किंग से लेकर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी सक्रिय रूप से काम करता था। और भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने साल 2020 में एक अभियान चलाया। इसमें खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग की गई थी और इस ऑनलाइन अभियान का नाम सिख रेफरेंडम 2020 था, जिसमें भी निज्जर शामिल रहा। जिसके बाद उसके गांव में उसकी ज़मीनें जो थी, उसके जो प्रॉपर्टी थी, उसको NIA जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ने जब्त कर लिया। और कनाडा और खालिस्तानियों का गहरा नाता किसी से छिपा नहीं है कि ये दोनों कितने मिले जुले रहते हैं। और ऐसे में निज्जर साल 1997 में पहली बार कनाडा पहुंचता है। शुरुआत में वो वहाँ प्लम्बर यानी कि
नल वगैरह बनाने का काम करता था। इसके बाद 2013-14 के बीच पाकिस्तान चला गया। यहाँ उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख जगत सिंह तारा से मुलाकात की। भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले खालिस्तानी समर्थकों के साथ निज्जर का उठना बैठना था। वो पूरी तरह से इन साजिशों में सक्रिय होकर काम भी करने लगा। तो इस प्रकार से भारत के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी दुश्मन हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। और हमने आपको पूरी लिस्ट बता दी कि अब तक कितने लोगों को मारा गया था। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और इससे अच्छा विश्लेषण और कोई पूरे यूट्यूब की दुनिया में नहीं किया होगा, जितना बेहतर तरीके से हमने आपको ऑडियो फॉर्म में उपलब्ध करवाया है। अगर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपके काम का कुछ निकला होगा, आपको जानकारी में मदद किया होगा, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि इन आतंकवादियों को जो अज्ञात हमलावर हैं वो कौन मार रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।